देखिए आज हम फिजियोलॉजी में लीवर को ले रहे हैं, ठीक है। तो लीवर को हम फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो लीवर जो होता है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी हैविंग अ वेज शेप्ड स्ट्रक्चर एंड अप्रॉक्सीमेटली वेज 1.5 kg। तो ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो बहुत ज़माने से पढ़ते आया है। इसका वेज शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 1.5 kg वेट होता है। लीवर जो लोकेशन है it is located in right hypochondriac region, epigastric and slightly extended to the left hypochondriac। इस एब्डोमेन जो 9 quadrants में डिवाइड है, तो it lies in the right hypochondriac, epigastric और slightly extends into the left hypochondriac region, है ना। तो लीवर का बेसिकली लोकेशन ये होता है, इस तरह से आता है और इस तरह तक यहाँ तक लोकेशन होता है। लीवर एक्चुअली पाल्पेबल नहीं होता इन नॉर्मल केसेस बिकॉज क्योंकि ये रिब्स के अंदर हिडन होता है। जब आपको लीवर का इन्फ्लेमेशन होगा तब लीवर जो होता है, जैसे हो गया मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, जॉन्डिस हो गया, इन सब केसेस में तब लीवर इज पाल्पेबल, तब लीवर जो है वो नीचे डिसेंड कर जाता है, ठीक है। एंड इज फेल्ट इन इंस्पिरेशन, यू कैन फील द लीवर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ठीक। अब आइए हम लोब्स ऑफ द लीवर के बारे में बात करते हैं। तो लीवर इज बेसिकली जो डिवाइडेड होता है इनटू 2 लोब्स, है ना, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। लीवर जो का जो डिवीजन होता है 2 लोब्स में होता है, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। बट द राइट लोब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब, यानी राइट लोब में फिर फर्दर डिवीजन हो जाता है, जिसको हम कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब कहते हैं। जहाँ तक ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर से हमको कहना है, तो लीवर को जो ब्लड सप्लाई 2 तरह से मिलता है, एक पोर्टल वेन के थ्रू और दूसरा हेपेटिक आर्टरी। तो पोर्टल वेन में से क्या होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन से, स्टमक से जो वेन्स ड्रेन आउट करता है वो कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, ठीक है। तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट जो अब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से वो कहाँ कैरी होता है, लीवर तक कैरी होता है थ्रू दिस पोर्टल वेन, ठीक। और उसके अलावा एक और दूसरा आर्टरी है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी भी जो है लीवर को सप्लाई करता है। तो हेपेटिक आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, लेकिन पोर्टल वेन में न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड होता है। तो लीवर से एक तरह से एक वेन से न्यूट्रिएंट सप्लाई मिल रहा है, दूसरे से ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है। अब ये जो ड्रेन आउट होता है बाय द हेपेटिक वेन, लीवर से जो आर्टरी से या पोर्टल वेन से जो ब्लड आया है इसको बाहर निकलना है, तो कैसे निकलेगा, थ्रू द हेपेटिक वेन्स। और ये कहाँ पे एंट्री करता है, इनटू द इंफीरियर वेना कावा। जहाँ तक का स्ट्रक्चर ऑफ लीवर है तो वो आपको एनाटोमी में जाना पड़ेगा फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अब हम आपको एक मॉडल को दिखा, दिस इज़ द लीवर, दिस इज़ द लीवर। कैसा शेप है जी, वेज शेप्ड ऑर्गन है, ये वेज शेप्ड ऑर्गन है। यू कैन सी कि ये 2 लोब्स में बेसिकली यहाँ पर डिवाइडेड है। द राइट लोब जो सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये लेफ्ट लोब जो स्मॉल पार्ट है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है राइट लोब को लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है। अब इसमें जो दिखाया गया है लीवर के अलावा एक्स्ट्रा हेपेटिक सिस्टम भी दिखाया गया है। मीन्स देखिए लीवर से में क्या प्रोड्यूस होता है, बाइल प्रोड्यूस होता है। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से बाइल लीवर से निकलता है। उसके बाद ये सिस्टिक डक्ट जो होता है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। सिस्टिक डक्ट किसका पार्ट है जी, गॉल ब्लैडर। तो राइट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ज्वाइन करता है, फॉर्म्स द कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है आपको सिस्टिक डक्ट से मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा। कॉमन बाइल डक्ट ये आपको पैनक्रेटिक डक्ट्स और कॉमन बाइल डक्ट जो है वो क्या होगा, कहाँ पर खुलेगा, इनटू द ड्यूडेनम। पैपिली ऑफ वेटर के पास ये ड्यूडेनम में खुलता है। तो हमारा जो ड्रेनेज ऑफ बाइल होता है फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इनटू द सिस्टिक डक्ट एंड देन इनटू कॉमन बाइल डक्ट और तब फाइनली इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जहाँ पर खुलता है दैट इज़ द पैपिली ऑफ वेटर, या आप उसको कह सकते हैं
पेरी एम्पुलरी पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। और जो देख रहे हैं दिस इज ये एक्चुअली ड्यूडेनम है। ये क्या, ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है ये ड्यूडेनम का पार्ट है। इस ड्यूडेनम में क्या, ये ऑर्गन देख लीजिए, दिस इज पैनक्रियाज। ये क्या है, पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज का जो 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया जाता है, हेड, बॉडी एंड टेल। तो दिस इज द हेड ऑफ पैनक्रियाज, दिस इज द बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, और ये जो है टेल ऑफ पैनक्रियाज है। एंड दिस इज द पैनक्रेटिक डक्ट, है ना। पैनक्रेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो है मिल के क्या कहाँ खुलता है, इनटू द ड्यूडेनम। अब बाइल का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, तब ये क्या होगा, बाइल विल कम इनटू द ड्यूडेनम। अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, तो बाइल का फ्लो सही नहीं होगा, जिसके कारण हमको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, तो हम अब फंक्शंस ऑफ लीवर देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है भाई, सिक्रीट्स बाइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ड्यूडेनम। यानी फॉर्मेशन ऑफ बाइल जो होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। एंड ये बाइल जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द इंटेस्टाइन, मींस ड्यूडेनम में। बाइल का कंपोजिशन और फंक्शन का को भी हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसे बाइल जो होता है इट्स अ ग्रीनिश येलोइश फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल प्रोटीन्स, बाइल लिपिड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट सिंथेसाइजेस द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो लीवर में जितना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसका सिंथेसिस होता है। तीसरा, इट सिंथेसाइजेस एल्ब्यूमिन विच इज एन इम्पोर्टेंट प्रोटीन ऑफ ब्लड। तो देखिए आप ये देखिए, एल्ब्यूमिन का बहुत बड़ा रोल होता है। एल्ब्यूमिन का ब्लड में बहुत बड़ा रोल होता है। सब प्रोटीन ये आपको क्या ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, तो ये इसका सिंथेसिस लीवर में हो रहा है। ये ऐसा प्रोटीन है दैट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो अगर मान लीजिए कि लीवर डिजीज हो गया किसी, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हमारे बॉडीज में एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा तो इसका क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, एडिमा होने लगेगा। तो एल्ब्यूमिन की कमी से क्या होता है, एडिमा होने लगता है। तो ऑल एडिमा इज नॉट कंसर्न विद द डिप्लीशन ऑफ एल्ब्यूमिन, बट अगर लेकिन एल्ब्यूमिन ये कॉज होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडिमा। चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट कॉन्जुगेट्स बिलिरुबिन विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। आप लोग जानते हैं कि बिलिरुबिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, बाय द डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये एक्चुअली जो बिलिरुबिन जो रहता है इट इज बाउंड टू एल्ब्यूमिन। जब लीवर में ये अपटेक करता है तो लीवर जो है इसको क्या करता है, कॉन्जुगेट करता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। पांचवा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इट मेंटेन्स द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। कैसे आप देख लीजिए, लीवर में जो प्रोसेस होता है, ग्लाइकोजेनेसिस है ना, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है ना, ग्लूकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब जो होता है लीवर में होता है। मान लीजिए कि आपका अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल घट गया तो जो लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है दैट विल चेंज इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, या आप उसको ग्लूकोजेनेसिस कह लीजिए। अगर बॉडी में ग्लूकोज को घटाना है तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस और बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया आपका ब्लड ग्लूकोज। सिक्स्थ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इट सिंथेसाइजेस विटामिन के। ये जो होता है विटामिन के को सिंथेसाइज करता है, दिस इज इम्पोर्टेंट विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, किसी को लीवर डिजीज होता है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको ब्लीडिंग हो सकता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकता है, तो ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ विटामिन के एंड ऑफ कोर्स ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से।
इसीलिए कोई भी लीवर प्रॉब्लम है या क्रोनिक लीवर डिजीज का पेशेंट या लीवर फेलियर का कंडीशन, उसको तो विटामिन के दिया ही जाता है, मतलब रेगुलरली इसको देना है। 7वां इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूरिया साइकिल। तो लीवर में क्या होता है, यूरिया साइकिल होता है। तो डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन से क्या बनता है कि यूरिया बनता है। तो एक्चुअली द यूरिया इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड इट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, लिवर में। एक्सक्रीट कहाँ हो रहा है, किडनी में। किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कंसर्न विद द कैटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। तो लीवर इज कंसर्न विद द कैटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। अब आइए 8वां फंक्शन, इट डिटॉक्सिफाइज द ड्रग्स एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन है या हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उसको डिटॉक्सिफाई भी करता है। अब जो भी 9 पर आइए, द ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। जो भी हम माउथ से जो ड्रग लेते हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं स्टमक से, वो कहाँ जाता है कि फर्स्ट लीवर में। वहाँ पर ये लीवर में उस दवा का मेटाबॉलिज्म होता है। ये लास्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इट एक्सक्रीट्स आउट टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू बाई। तो अगर आपके बॉडी में अगर टॉक्सिक एक्यूमुलेट है, मान लीजिए फैट सोल्यूबल टॉक्सिक, तो दिस कैन बी एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ बाई। अब हम लोग देखेंगे बाइल एंड इट्स कंपोजिशन। बाइल is a greenish yellowish fluid produced by liver and then transported to duodenum via the biliary system. तो bile जो है ये synthesized by the liver होता है, greenish yellowish fluid होता है ना, और ये transported to duodenum, ये कहाँ जाता है, duodenum में, through the biliary system. Biliary system में वही हो गया right hepatic duct, left hepatic duct, the common hepatic duct, the common bile duct, फाइनली वो पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल के ये डुओडेनम में ड्रेन आउट होता है। बाइल का प्रोडक्शन जो होता है लीवर में होता है और डुओडेनम में ड्रेन आउट होता है। ठीक, अब हम इसका ऐसा कॉम्पोजिशन देखेंगे। तो बाइल में अप्रोक्सीमेटली जो होता है 98% वाटर होता है, 98% वाटर होता है, ओनली 2% सॉलिड। इस सॉलिड का भी दो ये डिवीजन हो सकता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आप लोग जानते हैं मोर और लेस एक जैसा कॉमन होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अनायन, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड। ठीक है, अब लेकिन हम बात करेंगे इसमें जो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में जो होता है बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स एक्चुअली कहाँ से बनता है, बाइल सॉल्ट्स जो बनता है वो बाइल एसिड से बनता है। ये बाइल में बाइल एसिड्स होता है, जो मेजर बाइल एसिड है वो कोलिक एसिड और केनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ये बाइल एसिड्स जो होता है ग्लाइसिन के साथ और टॉरिन के साथ क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, जो सोडियम पोटाशियम से फर्दर कंबाइन करके सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम बनाता है। जैसे ग्लाइकोलेट हो गया, ग्लाइकोलेट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बाइल सॉल्ट्स, टॉरोकोलेट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बाइल सॉल्ट्स। तो इट इज सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, ग्लाइकोलेट और टॉरोकोलेट। अब बाइल पिगमेंट्स की बात करें, बाइल पिगमेंट्स से आप जान रहे हैं कि द इम्पोर्टेंट बाइल पिगमेंट्स जो होता है वो होता है बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम 75-80% ऑफ बिलीरुबिन, ये जो फॉर्मेशन होता है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ, है ना, ये डिग्रेडेशन होने के बाद बिलीरुबिन जो है वो कौन से प्रोटीन से बाइंड करता है, एल्ब्यूमिन से। ठीक है, जब एल्ब्यूमिन से बाइंड करता है, हम 100% तो बाइंड नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन जो है एल्ब्यूमिन से बाइंड करता है, थोड़ा सा फ्री अमाउंट में बिलीरुबिन करता है। अब ये जो होगा ये लीवर तक आएगा, लीवर में जो साइनसॉइड्स है वो इस पिगमेंट्स को ले लेगा। अब उसके बाद इसको क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा। क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड।
तब ये लीवर में क्या हुआ, बिलिरुबिन का क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। अब आइए बाइल लिपिड्स। तो इम्पोर्टेंट बाइल लिपिड्स जो होता है, जो ये इट इज डिराइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। एक्चुअली ये जो है माइसेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। माइसेल्स के फॉर्मेशन, माइसेल्स में एक्चुअली क्या होता है, माइसेल्स के फॉर्मेशन होने से द फैट्स आर इनसॉल्युबल स्टेट। तो ये माइसेल्स के वजह से जो फैट्स जो होता है दे आर इन द सॉल्युबल स्टेट। उसके बाद बाइल प्रोटीन्स में बेसिकली हम देखेंगे कि बाइल प्रोटीन्स जो होता है इसमें हम एंजाइम्स मेनली होता है, जैसे सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया है ना, दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बाइल, या आपको लाइसो एंजाइम्स हो गया। तो दीज टू एंजाइम्स आर देयर। तो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज जानते हैं कि ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ द लीवर फंक्शन टेस्ट है ना, ये अगर हाई बढ़ जाएगा तो इंडिकेट करेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। देखिए हम अब बिलियरी सिस्टम की बात करें तो बिलियरी सिस्टम एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम है ना, जिससे जो है बाइल का फ्लो होता है। हम सब जानते हैं कि लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है और ये बाइल को निकल के ड्यूडेनम में जाता है। तो छोटा छोटा बाइल एक्टिव ज्वाइन करता है एंड फॉर्म्स द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लीवर से निकलेगा बाहर, और फिर ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो है आपस में ज्वाइन करके क्या बनाएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब द कॉमन हेपेटिक डक्ट फिर इससे ज्वाइन करेगा गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट। तो अगर आप इसको देखते हैं तो दिस इज द सिस्टिक डक्ट है ना, ये जो गॉल ब्लैडर का जो है ये सिस्टिक डक्ट है। तो द सिस्टिक डक्ट जॉइंस विद द कॉमन हेपेटिक डक्ट। जब सिस्टिक डक्ट का ज्वाइन हो जाएगा कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ, तो ये क्या बना देगा, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बना देगा, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रेटिक डक्ट के साथ मिल के ये ड्यूडेनम में खुलता है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके थे, ये यहाँ पर खुलता है। तो ये हमको बाइल का फ्लो फ्री होना चाहिए। बाइल का फ्लो क्या होना चाहिए कि एकदम फ्री होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर रुकावट हुआ, रुकावट क्या किसके किसके कारण हो सकता है देख लीजिए पहले। स्टोन के कारण हो सकता है रुकावट, ट्यूमर के कारण हो सकता है ना, वॉर्म्स के कारण हो सकता है। तो ये जनरली इस तीनों कंडीशन के साथ रुकावट हो सकता है। जब रुकावट होगा तो क्या होगा, बाइल के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। जब बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डेवलप कर जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को हम क्या कहते हैं, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं या सर्जिकल जॉन्डिस भी कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस और द सर्जिकल जॉन्डिस। तो अब ये लेकिन आपको देखना है कि मान लीजिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। मान लीजिए किसी को जॉन्डिस हो गया, वो जॉन्डिस को एक्चुअली हम अब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा ब्रीफली ये बता देते हैं। जॉन्डिस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक। तो पोस्ट हेपेटिक वाला भी हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। तो पोस्ट हेपेटिक का मतलब लीवर के बाहर, यानी इन द बिलियरी ट्रैक्ट या बिलियरी सिस्टम में। यह इसको जॉन्डिस को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहा जाता है। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस दोनों एक है। स्टोन से हुआ या वॉर्म से हुआ तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ट्यूमर का डेवलपमेंट हो जाता है। किसी को क्या हो सकता है, यहाँ से लेके आपको गॉल ब्लैडर इंट्राहेपेटिक डक्ट तक कहीं भी ट्यूमर होगा, बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो द ऑब्स्ट्रक्शन कैन डेवलप फ्रॉम द यहाँ पे से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। द ऑब्स्ट्रक्शन कैन स्टार्ट ओवर ईयर और एनी वे इन द बिलियरी ट्रैक्ट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। इसीलिए आपको कोई भी अगर जॉन्डिस हो, इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन और उसको डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। हेमोलाइटिक है कि हेपेटिक जॉन्डिस है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो क्या कारण है, क्या कारण है।
तो मान लीजिए कि एक ट्यूमर डेवलप किया, पेरियम एम्पियोरिक ट्यूमर, तो अगर बहुत छोटा है, अल्ट्रासाउंड कराया उसमें नहीं आ पा रहा है, तो सबसे पहला साइन क्या होता है, डायलेटेशन ऑफ डक्ट्स होगा। डायलेटेशन ऑफ द डक्ट्स आपको सिग्निफाई करता है कि देयर सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किसी से भी हो सकता है, लेकिन डायलेटेशन डक्ट्स का होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर आपको डायलेटेशन ऑफ द डक्ट, अगर आपको ट्यूमर नहीं आ रहा है तो आपको फर्दर डायग्नोसिस करके, फर्दर इमेजिंग करके आपको रूल आउट करना है कि ये ट्यूमर है कि क्या कोई दूसरा चीज़ का रुकावट है। Jaundice is a sign characterized by yellow coloration of the sclera, mucous membrane, cardiac tissue, है ना। और ये जो होता है इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन के, तो जॉन्डिस एक साइन है ना, जिसमें आपका जो आँख का जो स्क्लेरा है उसको पीलापनी आ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में, नेल्स में, है ना, पैलेट पर ये सब में पीलापनी आ जाता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। बिलिरुबिन का जब लेवल बढ़ जाता है तब ये येलो कलरेशन आता है। नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन जो होता है 0.2 to 1.0 mg/dl। तो जॉन्डिस एविडेंट होता है, नज़र आता है जब ये 2 या 2 से ऊपर बढ़ता है तब, लेकिन कभी कभी बिलिरुबिन बिटवीन 1.2 to 2 mg/dl इंडिकेट्स लेटेंट जॉन्डिस इंडिकेट करता है ना। या आपको फ्री ऑफ जॉन्डिस, आपको देख रहे हैं कि 1 है तो 1 तक है तो आपको जॉन्डिस नहीं है, लेकिन 1 से 2 को किसी को 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपीयर नहीं करेगा, आपका आँख में या पेशाब सब पीला नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट कराया तो 1.5 mg दैट इंडिकेट्स लेटेंट जॉन्डिस, या इसको हिडन जॉन्डिस भी कहा जाता है। ठीक, अब जॉन्डिस को 3 पार्ट में बांटा जाता है। 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस है ना, 3 टाइप का होता है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। तो प्री हेपेटिक जो होता है दैट इज ड्यू टू द हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। जैसे न्यू बॉर्न में हो गया, बच्चे में ज़्यादातर जॉन्डिस होता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। मलेरिया के केस में भी जॉन्डिस हो सकता है, दैट इज ड्यू टू हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। अब आइए हेपेटिक जॉन्डिस, दिस इज अ हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, है ना। तो ये जनरली आपके लीवर में इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे हेपेटाइटिस से हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ई हुआ, है ना, और आपका ट्यूमर ऑफ द लीवर हो गया, उस केस में जो ये जॉन्डिस होगा हेपेटिक जॉन्डिस होगा। तीसरा जो है पोस्ट हेपेटिक मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव। पोस्ट हेपेटिक का मतलब लीवर के बाद। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जो हो सकता है, स्टोन्स हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकता है, कभी कभी वॉर्म्स के कारण भी मतलब अंदर चला जाता है डक्ट के अंदर, तो उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब बिना सर्जरी के ठीक नहीं है। तो इसीलिए किसी को जॉन्डिस होता है तो उसका डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है डालने के लिए कि प्री हेपेटिक है कि हेपेटिक है कि पोस्ट हेपेटिक।